नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 3 अहम जानकारियां लेके आया हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, 11 मई 2026 को भारत सरकार के साथ एनसीजेसीएम की 49वीं नेशनल काउंसिल की मीटिंग है। अब इस मीटिंग के एजेंडे पॉइंट सामने आ चुके हैं। दोस्तों, 8वें पे कमीशन से पहले क्या भारत सरकार कुछ मुद्दों को पहले ही सुलझा लेना चाहती है, जैसे कि 65 साल, 70 साल, 75 साल में पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा हो, जैसे कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को बढ़ाने का मुद्दा हो, या तो फिर जैसे कि फैमिली पेंशन में सुधार का मुद्दा हो। इन्हीं एजेंडों को लेकर के 11 मई 2026 को भारत सरकार के साथ नेशनल काउंसिल की जो ये बड़ी बैठक होने जा रही है, इस बैठक का बहुत ज्यादा महत्व है दोस्तों। तो इसके एजेंडा पॉइंट्स क्या हैं वो आगे आपको समझाऊंगा, अहम जानकारी है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, रेलवे के एक बड़े एसोसिएशन ने अपनी 8वें पे कमीशन के लिए प्रपोजल सबमिट कर दिया है, जिसमें उन्होंने 5 तरीके के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। जी हां, 1, 2, 3 नहीं बल्कि 5 तरीके के अलग अलग लेवल के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जिसमें उन्होंने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को 10,000 रुपए तक की मांग की है, और ऐसे ही बहुत सारे और भी मांगे उन्होंने इंक्लूड की है, जो आगे आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ भारत सरकार के एक मंत्रालय की तरफ से लेटर जारी किया गया है। अब आप घर बैठे बैठे अपने नॉमिनी को बदल सकते हैं, जुड़वा सकते हैं या हटा भी सकते हैं। उसके बारे में भी आगे लेटर दिखा के आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं 3 विषयों को लेके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियोज अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हाइप करना भी ना भूलें। हाइप करेंगे तो यूट्यूब वीडियोज दूसरे पेंशनर्स या दूसरे व्यूअर्स तक पहुंचाने में मदद करता है। चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, 8वें वेतन आयोग में अब रेलवे कर्मचारियों ने ठोक दी है ताल। फिटमेंट फैक्टर 2.92 से 4.38 तक की कर दी है मांग। 50% डीए मर्ज का भी मुद्दा है, सीए को 10,000 रुपए करने का मुद्दा है, और भी बहुत कुछ शामिल है। जी हां, एक रिपोर्ट सामने आया है, जिस रिपोर्ट के जरिए ये खबर आई है दोस्तों। चलिए उस रिपोर्ट को देखते हैं। दोस्तों, ये आप सामने द इकोनॉमिक टाइम्स की खबर देख पा रहे हैं, 4 मई 2026 की खबर है। और इस खबर के जरिए IRTSA यानी कि इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ने जो 8वें पे कमीशन के लिए अपना प्रपोजल सौंपा है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों, इस एसोसिएशन ने जो प्रपोजल सौंपा है, उसमें अलग अलग फिटमेंट फैक्टर के साथ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में बदलाव के साथ और भी बहुत सारी चीजों की मांग की गई है। आप यहां देख पा रहे हैं, 8 पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर डिमांड, रेलवे एम्प्लॉय बॉडी डिमांड मल्टीपल फिटमेंट फैक्टर्स, मिनिमम पे ₹52,600। तो देखिए मूल यहां पर क्या क्या मांग की गई है। द इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन which represents the technical employees of the railway has put forward its demand for 8 pay commission 8 CPC. It is asking for 5 fitment factor for different level of employees, an annual increment of 5% and promotional increment that should be equal to 2 annual increments। यानी कि एनुअल इंक्रीमेंट का डबल जो है प्रमोशन का इंक्रीमेंट होना चाहिए। ये नई बात इन्होंने की है। अब देखिए यहां पर जो डिमांड है IRTSA का, यहां पर सबसे पहला तो देखिए ये जो फिटमेंट फैक्टर है, उन्होंने पे लेवल 1 से लेकर के पे लेवल 5 तक को 2.92 फिटमेंट फैक्टर मांगा है। उससे ऊपर वाले 6 से लेकर 8 तक को 2.92 प्लस 1.2 यानी कि 3.50 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। इसी तरीके से पे लेवल 9 से 12 तक जो है 3.8 की मांग की गई है। 13 से 16 तक 4.09 और 17 और 18 जो पे लेवल हैं उनके लिए 4.38 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। हालांकि हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि जितना ऊपर लेवल का कर्मचारी उतना फिटमेंट फैक्टर अगर ज्यादा होगा तो सबसे ऊपर और सबसे नीचे वालों में गैप ज्यादा हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं समानता के अधिकार के जो है उल्लंघन जैसा देखा जा सकता है। चलिए जो भी हो, इन्होंने 5 तरीके के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। इसके साथ ही साथ जो मूल जो डिमांड है इनके, वो हम देख लेते हैं। चलिए इसके साथ ही साथ उन्होंने और कैडर स्ट्रक्चर प्रपोज्ड फॉर टेक्निकल सुपरवाइजर्स विद स्टार्टिंग पे, यानी कि जो टेक्निकल सुपरवाइजर होते हैं रेलवे में, उनके लिए स्टार्टिंग पे उनका पे लेवल 7 से शुरू होता है।
तो स्टार्टिंग पे 1,57,400 इस तरीके से उन्होंने मांग की है, ये देखिए। और आखिर में जो है प्रपोजल आखिर का जो पे लेवल 11 में 2,57,000 का है। इस तरीके से और भी जो महत्वपूर्ण मांगे जैसे कि एचआरए, अब एचआरए को इन्होंने जो मांग किया है क्लास 1 क्लास ए सिटी में सिटीज को उन्होंने इस तरीके से विभाजित किया है। और क्लास ए सिटी में बेसिक का 40% प्लस उसके ऊपर डीए, क्लास बी सिटी में बेसिक का 30% उसके ऊपर डीए, क्लास सी सिटी में 20% प्लस डीए और क्लास डी सिटी में 10% प्लस डीए। इस तरीके से एचआरए की मांग की गई है। इसके साथ ही साथ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के मुद्दे पर उन्होंने हर महीने का 10,000 रुपए का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की मांग की है। इसी तरीके से कैरियर प्रोग्रेशन यानी कि एमएससीपी को भी 6 साल, 12 साल, 18 साल और 24 साल और 30 साल में इन्होंने जो है एम्प्लॉइज को दिया जाना चाहिए, ऐसी मांग यहाँ पर की है। साथ ही लीव इनकेसमेंट का जो लिमिट है 300 दिन से बढ़ा करके 600 दिन करने की मांग की गई है। और डेली अलाउंस में भी जो है इजाफा करने की मांग की गई है। साथ ही साथ रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो होते हैं उसमें भी बढ़ोतरी की मांग की गई है। और जो ग्रुप इंश्योरेंस इंक्लूडिंग CGEGIS होते हैं उनमें भी सुधार की मांग की गई है। देखिए तो कहीं ना कहीं IRTSA ने अपनी जो मांग भेजी है उसमें ठीक है, बाकी तो ठीक है लोग, लेकिन जो ये अलग अलग पे लेवल के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है ये कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि इससे डिस्क्रिमिनेशन व्यवधान और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं बाकी मुद्दे तो इनके ठीक हैं, लेकिन ये जो फिटमेंट फैक्टर वाला मुद्दा है वो सभी को शायद एक्सेप्टेड नहीं होगा। चलिए बहरहाल अभी फिलहाल IRTSA ने अपना मांग पत्र पे कमीशन को सौंप दिया है, ऐसी खबर इस रिपोर्ट के जरिए सामने आती है दोस्तों। इसमें फिटमेंट फैक्टर अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर कहीं भी एक्सेप्टेड नहीं हो सकता। चलिए एनीवेज बाकी मांगे सही है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, अब आसानी से बदल या जुड़वा सकते हैं नॉमिनी, मंत्रालय ने जारी किया है लेटर। जी हां, मंत्रालय की तरफ से लेटर निकाला गया है कि आप अब कैसे अपना नॉमिनी जुड़वा सकते हैं, हटा सकते हैं या बदल सकते हैं। चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। ये जो सामने आप एक लेटर देख पा रहे हैं जो कि भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा जारी किया गया है। 4 मई 2026 का लेटर है। और इस लेटर के जरिए इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशन ऑब्लिक मॉडिफिकेशन ऑब्लिक डिलीशन ऑफ नॉमिनीज थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, यानी कि आपका अगर पोस्टल में आपका अकाउंट है तो उसमें आप जो है नॉमिनी ऐड कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं, एक से बदलकर दूसरे को कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं, हटाना है तो हटा भी सकते हैं। ऐसी जानकारी यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन द्वारा दी गई है, यह आदेश जारी किया गया है। इन ऑर्डर टू एनहांस कस्टमर कन्वीनियंस टू एंड प्रमोट डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज, एडिशन मॉडिफिकेशन और डिलीशन ऑफ नॉमिनी डिटेल्स इज बीइंग मेड अवेलेबल टू कस्टमर्स थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, यानी कि जो पोस्टल का आपका अकाउंट है उसमें इंटरनेट बैंकिंग अगर आपने करा रखा है तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू से अब आप अपना नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या मॉडिफाई भी कर सकते हैं और इसको वैलिड माना जाएगा। देखिए इट इज ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट नॉमिनी डिटेल्स अपडेटेड थ्रू इंटरनेट बैंकिंग शैल बी ट्रीटेड एज वैलिड एंड एट पर विथ नॉमिनेशन रजिस्ट्रेशन थ्रू फिजिकल फॉर्म्स, यानी कि ये उतना ही वैलिड माना जाएगा जितना आप फिजिकल फॉर्म के जरिए नॉमिनेशन जो है वैलिडेट करते हैं। सब्जेक्ट टू सिस्टम रिकॉर्ड, यानी कि आपका सिस्टम में वो सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए, तब आपका जो है ये नॉमिनी का जो बदलाव आप करेंगे, ऐड करेंगे या किसी को डिलीट करेंगे तो वो एक्सेप्टेड होगा। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो द्वारा ये जो सुविधा लागू की गई है, जो भी पोस्ट ऑफिस के खाता धारक हमारे पेंशनर कर्मचारी हैं उनके लिए ये एक छोटी ही सही लेकिन अच्छी शुरुआत है, ताकि कोई भी काम हम बैंक में या पोस्ट ऑफिस में विजिट किए बगैर ही कर सकें, वैसी ये सुविधा है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 8CPC से पहले ही कुछ मुद्दे सुलझाने के फिराक में है भारत सरकार। 65 साल, 70 साल, 75 साल में 5%, 10%, 15% एक्स्ट्रा पेंशन का मुद्दा, 100% फैमिली पेंशन का मुद्दा, रिकवरी में पूरा रोक लगाने का मुद्दा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में सुधार जैसे मुद्दे और साथ ही साथ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस बढ़ोतरी का मुद्दा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो एजेंडे में शामिल हैं। दोस्तों 11 मई 2026 को ये मीटिंग होनी है और ये मीटिंग बहुत बड़ी मीटिंग है। 5 साल के बाद ये मीटिंग हो रही है, तो इसमें जो एजेंडा पॉइंट सामने आए हैं उनको देखते हैं। चलिए दोस्तों, भारत सरकार के पेंशन मंत्रालय की तरफ से शिव गोपाल मिश्रा जी को 30 अप्रैल 2026 को लेटर लिख करके बुलाया गया था, जिसमें 11 मई 2026 को जो नेशनल काउंसिल की मीटिंग होनी है और 11 मई 2026 को ये मीटिंग जो है शाम को होनी है। तो
उसी दिन पहले नेशनल काउंसिल के जो जेसीएम के जो स्टाफ साइड है उनकी भी मीटिंग होगी, जिसका शिवगोपाल मिश्रा जी ने भी ऑलरेडी लेटर निकाल दिया है। तो सुबह 10 बजे वो मीटिंग होगी, उसके बाद शाम को 3 बजे ये भारत सरकार के साथ, पेंशन मंत्रालय के साथ ये जो है जेसीएम की मीटिंग होगी, जिसमें स्टाफ साइड की तरफ से शिवगोपाल मिश्रा जी रहेंगे और भी उनके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, और सरकार की तरफ से जो विभिन्न मंत्रालयों के सेक्रेटरी हैं या जो जेसीएम के जो बाकी मेंबरान हैं वो मौजूद रहेंगे। अब इस मीटिंग का एजेंडा पॉइंट सामने आ चुका है दोस्तों। जी हाँ, पहली बार आप सैनिक पाठशाला में देख रहे हैं कि एजेंडा पॉइंट सामने आ चुका है। ये देखिए 3 बजे शाम को मीटिंग होनी है और इसके जो एजेंडा पॉइंट्स हैं, देखिए दोस्तों ये बेहद अहम है, क्योंकि 8वें पे कमीशन से पहले शायद सरकार कुछ मुद्दों को सुलझाना चाहती है, इसीलिए ये मीटिंग अभी बुलाई गई है। पिछले 4-5 साल से जेसीएम की तरफ से, स्टाफ साइड की तरफ से इस मीटिंग को बुलाने की बार बार गुहार की गई थी, लेकिन ये मीटिंग नहीं हुई थी। लेकिन अब 49वीं जो नेशनल काउंसिल की मीटिंग है वो होने जा रही है, और इस मीटिंग का जो एजेंडा पॉइंट है वो आपको दिखाता हूं। ये देखिए, सबसे पहले आइटम नंबर 49/9/26 में क्या है? फुल रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज गवर्नमेंट अंडर सीजीएचएस एंड सीएसएमए रूल्स। यानी कि जो भी कर्मचारी हैं, जो भी इसका सुविधा लेते हैं, सीजीएचएस हो या ईसीएचएस हो, उनका जब खर्चा होता है तो जितना भी खर्चा होता है उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, जितना भी खर्चा होता है पूरा का पूरा उसका जो है क्लेम बने, ऐसी मांग है, ऐसा एजेंडा है। अगला पॉइंट देखिए 49/10/26 में है, ऑप्शन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज गवर्नमेंट रूल्स 1944 टू अवेल द मेडिकल फैसिलिटीज इधर फॉर देयर पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉ। यानी कि सीजीएचएस में जो है अपने पेरेंट्स के साथ साथ, अपने माता पिता के साथ साथ जो सास ससुर होते हैं, यानी कि जो पेरेंट्स इन लॉ होते हैं, उनको भी उसके लिए ऑथराइज किया जाए, ये भी एजेंडा में है। देखिए, और आगे अगला जो है 49/16/26 में जो पॉइंट है, रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ टीथ एंड फिक्सेशन ऑफ डेंचर्स टू सर्विंग एंड रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। यानी कि दांतों की ट्रीटमेंट के लिए कुछ चीजों के लिए जो है रीइंबर्समेंट नहीं होता है, क्लेम नहीं होता है, तो उनको भी उसमें शामिल किया जाए, ये पॉइंट है। अगला देखिए एनसी 49/15/26 में रिवीजन ऑफ वर्ड एंटेलमेंट टू दोज एम्प्लॉइज रिटायर्ड बिफोर। ये सिविलियन एम्प्लॉइज का दोस्तों ये मुद्दा है, आप वीडियो को पॉज करके यहां समझ सकते हैं। जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैं आपको समझाता जाऊंगा। चलिए, एमएससीपी एंटाइटलमेंट फॉर फार्मासिस्ट, जो फार्मासिस्ट हैं उनके लिए एमएससीपी को एंटाइटलमेंट किया जाए, दिया जाए, उसमें सुधार किया जाए, ऐसी ये एजेंडा में पॉइंट शामिल है। चलिए 49/12/26 implementation of parliamentary standing committee recommendations regarding additional pension and medical facilities to the pensioner। अब देखिए ये बहुत ही अहम है, क्योंकि ये हमारे पेंशन बढ़ोतरी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देखिए दोस्तों, द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस presented its report on pensioners grievance following recommendations have not been fulfilled। यानी कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जो रिकमेंड किया है उनको अभी तक फुलफिल नहीं किया गया है, ये भी एजेंडा पॉइंट में, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आप देखिए एडिशनल पेंशन में क्या है, द कमिटी नोटेड दैट द प्रेजेंटली पेंशनर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव एन एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन equivalent to 20% of basic pension at attaining the age of 80 years, 30% on attaining the age of 85 years, 40% on attaining the age of 90 years, 50% on attaining the age of 95 years and 100% on attaining the age of crossing 100 years। ये तो आप समझ गए होंगे। अभी जो प्रावधान है ये ऑलरेडी है, 20%, 30%, 40%, 50% और 100% पेंशन वृद्धि होती है 80, 85, 90, 95 और 100 साल की उम्र में। आगे देखिए अब जो एजेंडा में है वो क्या है, देखिए इट इज रिकमेंडेड एक्सपेंडिंग दिस टू प्रोवाइड एन एडिशनल पेंशन ऑफ 5% ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 65 years and एज 10% ऑन रीचिंग 70 years of age and 15% ऑन रीचिंग 75 years of age। यानी कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का जो रिकमेंडेशन है वो 5%, 10% और 15% पेंशन बढ़ोतरी 65 साल, 70 साल और 75 साल उम्र होने पर जो करना है उसका रिकमेंडेशन है, इसको भी लागू किया जाना चाहिए। जो कि जो नेशनल काउंसिल के जो मीटिंग होने वाली है 11 मई को, उसका एजेंडा पॉइंट में शामिल है दोस्तों, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। चलिए मेडिकल फैसिलिटीज जो है, मेडिकल फैसिलिटीज में जो फिक्स मेडिकल अलाउंस है
वो मेडिकल फैसिलिटीज में सुधार के साथ साथ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को 1000 से 3000 करने का मुद्दा भी यहाँ पर शामिल है। ये भी बड़ी बात है। चलिए अगला जो है डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द फिजिकल डिसेबल्ड क्रिपल्ड चिल्ड्रेन विथ रिगार्ड टू फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन शुरू कराने के लिए जो फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों को जो है दिक्कत आती है, क्योंकि उनसे अनेकों सर्टिफिकेट्स मांगे जाते हैं, तो वो सर्टिफिकेट्स ज्यादातर ना मांगे जाए, इस तरीके का ये पॉइंट है जो नेशनल काउंसिल की मीटिंग में एजेंडा के रूप में शामिल है। अब देखिए अगला इश्यू रिलेटिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डीओपीपी। ये दोस्तों एनपीएस और ओपीएस का मुद्दा है, ओपीएस को लागू करने वाला ये मुद्दा है। अगला रिवीजन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ फैमिली इंक्लूड विडो डिपेंडेंट डॉटर इन लॉ फॉर क्लेमिंग फैमिली पेंशन। यानी कि फैमिली पेंशन को क्लेम करने के लिए जो विडो डिपेंडेंट डॉटर इन लॉ होते हैं, यानी कि जो घर में जो बहू होती हैं, उनको भी बच्चा मानते हुए, अगर डिपेंडेंट घर में डिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट बहू है, जैसे आपके घर में मान लीजिए बच्चे का मृत्यु हो चुका है, उसकी बहू है, और आपके बाद आपके ना रहने के कंडीशन में उस विधवा बहू को भी पेंशन मिले, ये भी शामिल है इसमें रूल में दोस्तों, और ये अहम मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं रिकमेंड हो भी सकता है। चलिए अब अगला मुद्दा, पेमेंट ऑफ फैमिली पेंशन इक्वल टू फुल पेंशन अमाउंट। यानी कि जो एनहांस रेट का ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है, उसी तरीके से वो आगे नॉर्मल रेट में जब आ जाता है तो पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को बहुत दिक्कत हो जाती है, तो उसको कंटिन्यू रखा जाए, उसको 100% जो पेंशनर को मिल रहा है उसी को फैमिली पेंशन को कंटिन्यू रखा जाए, ये भी मुद्दा शामिल है दोस्तों एजेंडा में। अब देखिए ग्रांट ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव प्रमोशन इन केस ऑफ डिले इन होल्डिंग डीपीसी। यानी कि डीपीसी प्रमोशनल जो बोर्ड होते हैं उनका अगर बैठने में समय लगे तो प्रमोशन जो है रेट्रोस्पेक्टिवली दे दिया जाए। बैन ऑन कंपेंशनेट ग्राउंड्स अपॉइंटमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कंपेंशनेट ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट जो बैन है, उस बैन को हटाया जाए, ऐसी मांग की गई है। रैशनलाइजेशन ऑफ द पॉलिसी रिगार्डिंग रिकवरी रॉन्ग लॉफुल एक्सेस। ये देखिए यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है रफीक मसीह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसका रेफरेंस देते हुए इंस्ट्रक्शन जारी करने की हिदायत दी गई है कि जो भी रिकवरी किया जाता है, रिकवरी को ना किया जाए, रिकवरी को बंद किया जाए, इस तरीके की जो है हिदायत जारी करने के लिए ये भी एजेंडा पॉइंट में शामिल है। नॉन एप्लीकेशन ऑफ फेवरेबल सर्विस लिटिगेशन जजमेंट टू सिमिलरली प्लेस्ड एम्प्लॉइज। यानी कि जो भी जजमेंट आते हैं, जो भी आदेश आते हैं माननीय कोर्ट का, उनका समय से पालन ना होना भी मुद्दे में शामिल है। आगे पैरिटी इन द पे स्केल फायर फाइटिंग स्टाफ का भी ये मुद्दा है, फायर फाइटिंग स्टाफ का जो पे और स्केल जो बढ़ोतरी होना है उसका भी मुद्दा है। आगे देखिए रीइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को जो है अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो दिक्कत आ रही है, क्लास 1 से नीचे 2-3 क्लास हो जाते हैं, जिस वजह से वो क्लेम नहीं हो पा रहा है, तो उस क्लेम को दूर करने के लिए भी ये मुद्दा यहाँ शामिल किया गया। हालांकि इसके ऊपर सरकार ने एक डिसीजन ऑलरेडी लिया हुआ है, फिर भी इसमें और भी सुधार की जरूरत है। चलिए इसके साथ ही साथ रीजनल रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन गेजेटेड स्टाफ, ये सिविल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगला ग्रांट ऑफ पे फिक्सेशन बेनिफिट अंडर FR22 टू दोज एम्प्लॉइज हु आर प्रमोटेड आफ्टर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ MSc। MSCP का बेनिफिट लेने के बाद जो प्रमोट होते हैं उनको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन नहीं मिलता है, तो वो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन भी उनको मिले, क्योंकि नहीं तो प्रमोशन होंगे लेकिन ऑन ग्राउंड उसको फाइनेंशियली कुछ फायदा नहीं होगा, तो इस मुद्दे को भी यहाँ उठाया गया है। कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट एंड आउटसाइड वर्कर्स रेगुलेशन एंड राइट टू फॉर्म यूनियन एसोसिएशन, ये भी मुद्दा इसमें सम्मिलित है। डिटरमाइनिंग ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर प्रमोशन टू डिफरेंट नॉन गैजेटेड ग्रेड्स, ये भी सिविलियन पेंशनर या कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। रिकॉग्निशन ऑफ वेरियस सर्विस एसोसिएशन आर पेंडिंग, जो एसोसिएशन है उनको रिकॉग्निशन देना चाहिए जो अभी तक पेंडिंग है, वो भी मुद्दा है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ मैटरनिटी एक्ट, यानी कि जो मातृत्व एक्ट से जुड़ा हुआ, यानी कि जो महिला कर्मचारियों के फायदे की बात है, वो भी इस एजेंडा पॉइंट में सम्मिलित है दोस्तों। जो 5% सीलिंग लिमिट है कंपेशनेट अपॉइंटमेंट में, उसको भी हटाने की यहाँ पर मांग की गई है, वो भी मुद्दे में शामिल है। इनमें से अगर जो भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स अगर एक्सेप्ट हो जाएं, इनमें अगर सहमति बन जाए, तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर आगे 8वें पे कमीशन तक की राह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।